कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करेंगे वो करेंगे हम फांसीवाद। हमने पहले नाजीवाद के बारे में पढ़ा है, जिसमें जो है काफ़ी हमने समझा और जाना कि किस तरह से जो है नाजीवाद का जो है उदय हुआ और फांसीवाद का जो है अंत हुआ। जो मुसोलिनी के कुछ कूटनीतियों की वजह से जो आपका जो है फांसीवाद का अंत हुआ, और उसी के साथ जो है हिटलर का भी जन्म हुआ या नाजीवाद का जन्म हुआ और किस तरह से आगे बढ़ा। लेकिन चैप्टर पकड़ने से पहले जो है आपको जो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। और मैं ये नहीं चाहता कि जो बच्चे मेरे वीडियो देखते हैं वो अधूरा जानकारी के साथ अपना जीवन यापन करे या समझे। ठीक है दोस्तों, साथ में एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको ये चैनल नया है और सब्सक्राइब भी करना चाहिए। साथ में आपके जो कॉलेज के मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हर बच्चे के पास ये पहुँचे और हर बच्चे जो है इसका फ़ायदा उठा सके और चैप्टरों को समझे और अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर करे। ओके दोस्तों, देखते हैं हमारा चैप्टर में आज क्या है। आज हमारे चैप्टर में जो है वो ये है नाजीवाद। आपको पता है कि फांसीवाद जो था मुसोलिनी ने अपना प्रतिनिधित्व किया था और उसका विचारधारा था, लेकिन जो ये नाजीवाद है, नाजीवाद हिटलर से आरंभ होती है। हिटलर का जो विचारधारा था वो नाजीवाद था। तो हम पहले हिटलर के बारे में ही, आरंभिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि हिटलर कौन था और कैसे जो है इसने नाजीवाद को आगे बढ़ाया, क्योंकि फांसीवाद भी बहुत ही विस्तृत थी, लेकिन उसको अंत करके उसने नाजीवाद का कैसे उसने विस्तार किया। तो हिटलर का जो है आरंभिक जीवन, इस बात को इतिहासकार एवं इतिहास आश्चर्य ही मानते हैं कि 12 वर्ष तक जर्मनी का एकमात्र कर्णधार बना रहने वाला व्यक्ति नाजीवाद का स्थापक एडोल्फ हिटलर स्वयं जर्मनी का नागरिक नहीं था। यानी ये बहुत ही, कहते हैं ना, बहुत ही विस्तृत बात है, बहुत ही आश्चर्यचकित बात है कि नाजीवाद का स्थापक जो था एडोल्फ हिटलर स्वयं जर्मनी का नागरिक नहीं था। तो आप यहाँ समझ सकते हो कि जो व्यक्ति जर्मनी का नागरिक न होके भी वहाँ पर जो है अपना विजय और अपना जो है स्थापित कर पाया, तो ये बहुत बड़ी और बहुत कूटनीति का ही एक रहस्य हो सकती है, एक कूटनीति का परिचालक हो सकती है। हिटलर का जन्म जो था 20 अप्रैल 1989 में हुआ, यानी 89 में हुआ, 20 अप्रैल को 89 में हुआ, 18 और 89 में का हुआ इसका जन्म को ऑस्ट्रिया के ब्रोनो नामक स्थान पर चुंगी विभाग के एक मामूली कर्मचारी घर में हुआ। ये भी व्यक्ति जो था एक कर्मचारी था, ठीक है, और उसके घर में जो है हिटलर नाम के जो व्यक्ति का जन्म हुआ। ठीक है, जो हमने मुसोलिनी के बारे में पढ़ा था वो भी एक गरीब परिवार के ही था और ये भी एक गरीब परिवार से ही संबंध रखता था। इसके पिता का इच्छा इसको पढ़ा लिखाकर सरकारी नौकरी दिलवाने की थी, किंतु इसकी अपनी रुचि वास्तुकला में थी। जब उसे विज्ञान की शाही कला संस्था में प्रवेश न मिला सका तो उसने लोगों के घरों में पेंटर का काम करके अपनी रोटी कमानी शुरू कर दी। 1922 में वह मनियुख आया, किंतु अर्थभाव के कारण उसे संकटों में ही घिरे रहना पड़ा। इसी समय उसके राजनीतिक विचार परिपक्व हुए। जर्मन राष्ट्रीयता की संस्था में उसे अटूट विश्वास हो गया। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने पर वह जर्मन सेना में भर्ती हो गया और इस युद्ध में अपनी वीरता के कारण उसे आयरन क्रॉस पाया। विश्व युद्ध में जर्मनी की हार का इससे बहुत दुख हुआ। उसका विचार था कि जर्मनी की यह हार केवल साम्यवादी दल एवं यहूदियों के देशद्रोही के कारण हुई। इस हार का बदला लेने और जर्मन राष्ट्र के गौरव को उन्नत करने, देशद्रोही यहूदियों को समाप्त करने और वर्षेस की संधि को नष्ट करने का उसे दृढ़ संकल्प कर लिया। सत्ता की प्राप्ति के पश्चात यही संकल्प उसकी गृह और विदेशी नीति का आधार भी बना। यानी इस वजह से जो था हिटलर का जो है आगे बढ़ने का जो रास्ता जो था वो प्रशस्त हो गया और रास्ता बिल्कुल क्लीन हो गया। तो इसमें आ जाता है कि नाजी दल की स्थापना, उसने नाजी दल की जो स्थापना किस तरह किया। युद्धोपरांत हिटलर म्यूनिख से वापस आया और सरकार ने उसे निगरानी करने के लिए गुप्तचर नियुक्त किया, यानी गुप्तचर विभाग का जो था वो मुख्य व्यक्ति बन गया। अपने इस कार्य में उसका परिचय जर्मन श्रम दल की नाम वाली 6 व्यक्तियों की एक पार्टी से हुआ। हिटलर ने यह अनुभव किया कि उनकी पार्टी उसके विचारों के अनुकूल है। परिणाम स्वरूप 6 व्यक्तियों की उस पार्टी का 7वां सदस्य वह स्वयं ही बन गया। उसने इसका नाम राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रम दल रख दिया। यही दल बाद में नाजी पार्टी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। इस दल के प्रचार एवं प्रसार के लिए वह दिन रात प्रयास करने लगा। शीघ्र ही इस दल में गणिंग, पेंटन और रोम हैस, गलेंस एवं रोजबर्ग जैसे भूतपूर्व सैनिक शामिल हो गए। ये व्यक्ति आगे चलकर उसके मुख्य सहायक सिद्ध हुए। 1923 ईस्वी में सरकार के विरुद्ध विद्रोहियों में हिटलर का 5 वर्ष के कारावास का दंड भी मिला। उसे लैंडवॉर्क्स के जेल खाने में रखा गया, किंतु 8 माह बाद ही छोड़ दिया गया। इस छोड़ से समय में भी उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मैन कैम्फ तथा मेरा
संघर्ष की रचना किया। उसकी यह पुस्तक उसकी पार्टी के पथ प्रदर्शक बनी। इसके अनुसार नाजी पार्टी के आदर्श थे महान जर्मन साम्राज्य का निर्माण करना, वर्सेस और सेंटनमस की संधि को रद्द करना, यहूदियों का जर्मनी के बहिष्कार करना, जर्मनी पर युद्ध का अपराध लगाने वाले संधियों का निराकरण करना, ऐसी अवस्थाओं करना जिससे किसी अन्य जाति के लोग बाहर से आकर जर्मनी में निवास न कर सके, अपने उपनिवेशियों को वापस लेना, सब नागरिकों को रोजगार दिलाना और सैनिक उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को समाप्त करना। अब देखिए यहाँ पर नागरिकों को रोजगार जो बात थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक मंदी भी चल रही थी और सभी लोगों का जो रोजगार देना यही इसका जो था टर्निंग पॉइंट बना और उसके दल को उदय होने का सबसे रास्ता जो प्रस्तुत किया। समाजवादी प्रवृत्तियों ने अपने देश को बचाना तथा शस्त्रों में अन्य देशों की बराबरी करना, ये भी उसका सबसे बड़ा उद्देश्य में से एक था। यानी उसको पता था कि रोजगार देना, शस्त्रों को इकट्ठा करना और लोगों के जो यहूदियाँ हैं उनमें जर्मनी से बहिष्कार करना ही उनका सबसे बड़ा जो था विजय होने का कारण बना और इस दल का स्थापना होने में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। हिटलर का सत्ता में आना। अपने इन विचारों के आधार पर हिटलर ने जेल से निकलकर नाजी पार्टी का गठन शुरू किया। अपनी पार्टी के लिए उसने जो स्वास्तिक जो चिन्ह होता है का चिन्ह निश्चित किया। यानी ये चिन्ह जो थी सभी के लिए, आपको पता है स्वास्तिक का जो चिन्ह होती है सबके लिए सौभाग्य की बात होती है। विरोधी सभाओं के भंग करने के लिए सैनिक वेशधारी तूफानी दस्ते का गठन भी किया उसने। यानी वेश धर के क्या करते थे, सैनिक गठन उस चीज़ों के संगठन को खत्म करते थे। अपने नेताओं की रक्षा के लिए अंगरक्षकों के दल का निर्णय भी उसने निर्माण भी किया। पार्टी के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए विशेष प्रभावशाली वक्ताओं को देश के विभिन्न कोने में भेजा गया। सारे देश में पार्टी का खूब प्रचार किया गया। इसके बावजूद आलोचकों एवं राजनीतिज्ञों को इस बात का विश्वास न था कि यह दल सत्ताधर होगा। लेकिन 1923 ईस्वी में प्रथम माह में हिटलर जर्मन का चांसलर बना दिया गया और अगले ही वर्ष राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु हो जाने के पर उसने सारी सत्ता अपने हाथों में ले ली और इस प्रकार जर्मनी में जो था नाजीवाद के सूर्य का उदय हुआ। यानी हिंडनबर्ग की मृत्यु हो जाने के कारण, जो राष्ट्रपति हिंडनबर्ग थे उसके मृत्यु होने के कारण जो था सारा सत्ता जो था ये जो हिटलर था या नाजीवादी विचारधारा के था उसका सूर्य उदय हो गया और उसकी राज्य स्थापित हो गई। अब नाजीवादी उत्थान के कुछ कारण भी थे और क्या कारण थे उसके बारे में हम चर्चा यहाँ करेंगे। बार्मन गणतंत्र की मौलिक दुर्बलताएं, यानी हैंड टू द वीकनेस ऑफ द वेइमर रिपब्लिक। प्रथम महायुद्ध के पश्चात जर्मनी में वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई। यह सरकार आरंभ से ही लोकप्रिय नहीं थी। यह जनता के विश्वास प्राप्त करने में भी असमर्थ रही। वर्षों की संधि ने जो गणतंत्र के नेताओं को विवश होकर स्वीकार करनी पड़ी, इस नई सरकार का अधिकार अप्रिय बना दिया। दुर्भाग्यवश गणतंत्र को शासन कार्य के लिए ऐसे राजअधिकारियों पर निर्भर होना पड़ा जो राजतंत्र के समर्थक थे और गणतंत्री विचारों से घृणा करते थे। ऐसी मौलिक दुर्बलताओं से मुक्त गणतंत्र सरकार के लिए सफल होना असंभव था। यानी वाइमर गति की मौलिक दुर्बलता की वजह से भी नाजीवादी का उत्थान का सबसे बड़ा कारण बना। उसके बाद था वार्सिया की संधि के प्रति असंतोष, यानी रिजमेंटमेंट ऑफ अगेंस्ट टू द बैलेंस सेटलमेंट। वाइमर गणतंत्र द्वारा संपन्न की गई एक वार्षिक संधि बड़े कठोर एवं अपमानजनक थी। इसके फलस्वरूप जर्मनी का 13% भू क्षेत्र उसके अधिकार से निकल गया और इस भूमि क्षेत्र के साथ जर्मनी को अपनी 10% जनशक्ति से भी वंचित होना पड़ा। इसे अधिक निराशाजनक बात यह थी कि संधि की धारा 231 के अंतर्गत जर्मनी के प्रथम महायुद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया और उसे इस अपराध के लिए इतना अधिक धन देने के विवश किया गया जिसकी अदायगी उसकी क्षमता से बाहर थी। जब गणतंत्र सरकार ने क्षतिपूर्ति अदा करने पर बल दिया तो देश के बहुत से वर्ग उसके विरुद्ध हो गए। इसमें डॉक्टर पार्कर ने भी लिखा था कि संधि करने वालों की तरह संधि का पालन करने वाले भी देशद्रोही बन गए। हिटलर ने इस संधि को राष्ट्रीय अपमान का चिन्ह कहकर उसकी कटु आलोचना भी किया। ऐसी परिस्थिति में गणतंत्र की छड़ें खोखले हुए और हिटलर का तनासा शासन स्थापित करने में सहायता भी इन्हीं कारणों से मिला। उसके पश्चात आर्थिक संकट था, इकोनॉमिकल क्राइसिस। 1921 से 23 ईस्वी के मध्य वाइमर गणराज्य को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जैसे जर्मनी की मुद्रा माकर का मूल्य कम होने लग गया। ऐसी परिस्थिति में दैनिक जीवन में काम आने वाले चीज़ों के भाव आसमान छूने लग गए। मजदूरों, राजअधिकारियों और मध्य वर्ग के अन्य लोगों को एक सामान्य आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। यानी हर क्षेत्र के जो वर्ग थे के लोग थे उनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इसका कारण यह था कि नाजी दल ने उनकी स्थिति को सुधारने के लिए
कार्यक्रम अपनाया था। उसके पश्चात का था जो राष्ट्रपति अवार्ड की मृत्यु, यानी अवार्ड डेथ ऑफ प्रेसिडेंट अवार्ड। गणतंत्र के दुर्भाग्य से फरवरी 1925 ईस्वी में उसके राष्ट्रपति एबर्ट की मृत्यु हो गई। एबर्ट अपनी निजी दुर्बलताओं के बावजूद गणतंत्र को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प था। अंततः उसकी मृत्यु से गणतंत्रीय राज्यों को भारी चोट लगी। उसकी उत्तराधिकारी हेडेनबर्ग 78 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति था। वह उसकी तरह कट्टर गणतंत्रवादी भी नहीं था। कुलीन वर्ग का सदस्य होने के नाते उसे लोकतंत्रीय सरकार के प्रति अधिक सहानुभूति नहीं थी। इसलिए उसकी सफलता पर रूढ़वादी तत्व को प्रसन्नता हुई और उसका प्रभाव भी बढ़ा। उनके प्रभाव में अधीन ही उसने हिटलर को अपना चांसलर बनाया स्वीकार कर दिया। हिटलर ने चांसलर बनते ही स्थिति का लाभ उठाया और केवल 2 वर्ष में ही देश का स्वामी बन बैठा। जब 78 वर्ष के जो उत्तराधिकारी रहेगा, हिडेनबर्ग रहेगा, जब 78 के वृद्ध व्यक्ति को बनाया जाएगा तो जनरल सी बात है, जो नौजवान को अगर चांसलर बना दिया जाएगा तो वो अपना प्रभाव तो जरूर दिखाएगा। तो इस वजह से जो था हिटलर का जो राज्य प्राप्त करने का, सत्ता प्राप्त करने का जो सारे द्वार थे वो ऑटोमेटिक खुल गए और वो सत्ता पे स्वाधीन हो गया, यानी 2 वर्ष के अंदर ही। आर्थिक मंदी, ये तो आपने पढ़ाई है कि 1929 से लेकर 33 ईस्वी में विश्वव्यापी मंदी के कारण वाइमर गणतंत्र को एक विनाशकारी चोट लगी। जैसे ही इस आर्थिक संकट ने गंभीर रूप धारण कर लिया, विदेशी शक्तियों ने जर्मनी को दिया हुआ ऋण वापस लेने शुरू कर दिए। देश के धनी लोगों ने भी भयभीत होकर बैंकों में अपना धन निकलवा लिया। इससे कई बड़े बड़े बैंक बंद हो गए और सरकार की वित्तीय व्यवस्था दुर्बल हो गई। पूंजी की कमी होने से कारखाने भी बंद हो गए, जिससे लाखों व्यक्तियों को बेकारी का सामना करना पड़ा। गणतंत्री सरकार इस गंभीर समस्या को हल करने में असमर्थ रही, जिससे अधिकांश जनता उसके विरुद्ध हो गए। परंतु नाजी दल ने इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपनी स्थिति को और भी दृढ़ कर लिया, वहाँ के लोगों के विश्वास को जीत के। ठीक है, गणतंत्रीय सरकार का निराशाजनक शासन है, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द रिपब्लिक। गणतंत्रीय सरकार आरंभ से ही दुर्बल थी। वह अपने शासनकाल से 14 वर्ष में भी अपनी जो है स्थिति को दृढ़ न कर पाई। उसने आरंभिक 5 वर्षों में कुछ ऐसे पग अवश्य उठाए जिससे मजदूरों की अवस्था में सुधार हुआ, लेकिन इन पर भी गणतंत्रीय सरकार जनसाधारण को प्रभावित न कर सका। विशेषता इसलिए कि उसे कोई क्रांतिकारी पग न उठाया। देश को सामाजिक ढांचा पहले ही तरह ही बना रहा और जो है परिणाम स्वरूप पुरानी संस्थाएं और संगठन शक्तिशाली होने के कारण आगामी वर्षों में गणतंत्र के लिए हानिकारक सिद्ध हुए। यदि गणतंत्र के नेता कुछ क्रांतिकारी पग उठाते थे, संभवतः था उनका पतन इतनी शीघ्र न होता। यानी किसी तरह के नेता जो थे किसी तरह के पग नहीं उठाए, जिसकी वजह से इनका जो है शीघ्र ही पतन हो गया। इस प्रकार गणतंत्र की सफलता के हिटलर को अप्रत्यक्ष लाभ हुआ और वो अपना शासन जमाने में सफल हुआ। हिटलर का प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं प्रचार। ठीक है, हिटलर इज अ पावरफुल पर्सनैलिटी एंड द प्रोपेगेंडा। हिटलर की सफलता का एक और महत्वपूर्ण कारण उसकी प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं प्रचार कार्य भी था। वह उच्च कोटि का वक्ता भी था। उसने अपने इस गुणों के बल पर अपने को जनता का प्रिय नेता, राष्ट्र का प्रतीक बना लिया। ठीक है, बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं, उसमें से प्रोफेसर सिंदर जो थे वो कहा है कि हिटलर के भाषण से कहीं सुंदर उसके भाषण करने का ढंग था। यानी उसको भाषण से कहीं सुंदर उसके भाषण करने का ढंग था। रोचक बात यह है कि वह झूठ बोलने से बड़ा प्रवीण था और वो बड़े से बड़ा झूठ बोलने में विश्वास रखता था। यानी उसी झूठ की वजह से वो जो था सत्ता पे आसीन हो गया। यद्यपि नैतिक दृष्टि से उसके इस गुणों को सराहना कठिन है, यद्यपि इसे सफल होने में बड़ी सफलता दिया। हिटलर भी ये बात कहता था कि हिटलर अगर कोई झूठ असरकारक यानी कोई भी झूठ असरकारक हो सकता है, तो एक राजनीतिज्ञ को उसे बोलने से डरना नहीं चाहिए। यानी कोई भी झूठ अगर असरदार है तो उसे राजनीतिकों को बोलने से डरना नहीं चाहिए, परंतु वह झूठ बड़ा होना चाहिए, क्योंकि छोटे झूठ से जनता को लगता है कि यह तो भी बोल सकते हैं। यानी छोटा झूठ यानी छोटा कार्य तो वो भी कर सकते हैं, इसे बड़ा करना चाहिए, बड़ा झूठ बोलना चाहिए। ये हिटलर का सबसे बड़ा विचारधारा था। उसके पश्चात था संसदीय प्रणाली की विफलता। वाइमर संधियों के अंतर्गत व्यास मताधिकार की व्यवस्था भी की गई थी। परिणाम स्वरूप बहुत से राजनीतिक दल एवं गुट अस्तित्व में आए, परंतु 1931 ईस्वी में बाद उनमें से किसी भी एक दल को बहुमत प्राप्त न हो सका। इससे पार्लियामेंट में आगामी 2 वर्ष का गतिरोध रहा। ऐसी परिस्थितियों में जनता का संसदीय शासन प्रणाली से विश्वास उठ गया। जब 2 साल तक पार्लियामेंट को वर्ष गतिरोध रहा, इसमें कोई तरह की कार्यवाही नहीं हुई, तो जनता का जो है शासन के प्रति विश्वास उठना जो साधारण सी बात थी।
और वह शक्तिशाली सरकार के पक्ष में हो गया। साम्यवाद का भय यानी फियर ऑफ द कम्युनिज्म। जर्मनी में साम्यवाद का बढ़ता हुआ खतरा भी हिटलर के लिए गुप्त वरदान सिद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद साम्यवादी ने जर्मनी में सत्ता प्राप्त करने में कई असफल प्रयास किए। वे उद्योगों पर बैंकों में अधिकार का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे। वे निजी संपत्ति के विरुद्ध थे। 1932 ईस्वी में चुनाव में उन्हें काफ़ी स्थान प्राप्त हुए थे। अंततः अनेकों पूंजीपतियों ने साम्यवाद के प्रभाव से डर कर नाजी पार्टी को सहायता प्रदान किया। तो इस तरह से जो था हिटलर का उदय होने का और भी जो रास्ता था प्रशस्त हो गया। यानी वहाँ के जो पूंजीपतियाँ थे वो अपने संपत्ति के खत्म हो जाने के डर से ही साम्यवादी को न चुन के उन्होंने नाजीवादी पार्टी को ही अपना प्रभुता संपन्न बनाया। जर्मनी के सैनिक परंपरा। जर्मनी मिलिट्री ऑफ ट्रेडिशनल। जर्मनी के लोग स्वभाव से सैनिक प्रवृत्ति के थे। वह अनुशासन के साथ साथ वीर पूजा की भावना रखते थे। बिस्मार्क के सैनिक सफलता ने उनके सैनिक मनोवृत्ति को और प्रबल बना दिया। ये विशेषता वाइमर गणतंत्र में नहीं थी, इसलिए उसे जर्मन जाति का समर्थन प्राप्त न हुआ। इसके विपरीत हिटलर को जो बल प्रयोग में विश्वास रखता था, जर्मनी युवकों को और सैनिकों एवं नौकरशाहियों का एक सामान्य समर्थन प्राप्त हो गया। उसके बाद जो था नाजी दल का कुशल संगठन यानी एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नाजी पार्टी। नाजी दल व उसकी सैनिक टुकड़ियों ने भी हिटलर को सफल होने में प्रमुख योगदान दिया। हिटलर के प्रमुख के साथी डॉक्टर गेबेल्स ने प्रचार कार्य का ऐसा मार्ग अपनाया कि विरोधी दल उसका मुकाबला न कर सके। नाजी दल का गठन भी बड़ा प्रभावशाली प्रमाणित हुआ जब इस दल के सदस्य झंडे लिए हुए और विशेष प्रकार के वस्त्र पहनकर गलियों में और बाजारों में घूमते गुजरते हुए नजर आए तो मजदूर एवं कृषक एक सामान्य उसके अनुशासन एवं ढंग रंग को प्रभावित हो गए। उनकी अभिनंदन करने की विधि भी जनता के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। दल की सैनिक NSN ने तो इस सफलता देने की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भी बात उसने कहा। उन्होंने अपनी उग्र नीति द्वारा विरोधियों के सभाओं को भंग किया और अपनी शक्तियों को दृढ़ बनाया। अंत में हम पाते हैं कि जर्मनी में नाजीवाद का उत्थान हिटलर और उसकी पार्टी के प्रयत्नों से हुआ। तत्कालीन परिस्थितियों ने उसका साथ दिया, यानी जो स्थिति थी वही उसका सबसे बड़ा साथी बन गया। वर्सल की संधि से आहत लोग नाजीवाद का अंगलित करने के लिए तो विभ्रांत थे और आर्थिक मंदी और जर्मनी के लोगों की प्रवृत्तियों के अंत नाजीवाद का उसका उत्कर्ष प्रदान किया। यानी इस तरह से जो था आर्थिक मंदी भी जो हिटलर के विजय आगे बढ़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी जो था नाजीवाद का उदय के लिए आर्थिक मंदी को भी बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है। नाजीवाद की विशेषता। अब नाजीवाद में क्या विशेषता थी जिसको लोगों ने इसको अपनाया? लोकतंत्र के विरोधी थे। नाजीवादी लोकतंत्र के विरोधी थे। उनके अनुसार यह एक भ्रष्ट संस्था है जहां मूर्ख व्यक्ति शासन चलाते थे। वे काम कम व गप्पे अधिक भागते थे। इस अवस्था में निधनों का शोषण किया जाता है। अंततः मत जो है खरीद लिए जाते हैं। तो ये लोकतंत्र के विरोधी इसलिए था कि अगर जो बंदे अगर गरीब हैं, निर्धन हैं, तो उसको क्या करता है सरकार? पैसे खरीद के या उनको लालच दे के जो है अपना सत्ता हथिया लेता है, जो आज हर जगह होता है। आज हमारे जो है देश में भी ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं, फ्री के लालच देते हैं कि आपकी पानी फ्री है, बिजली फ्री है, और फिर उसी बिजली पे क्या करते हैं, वो घर घर में चेक करके उनको 2 से 3 गुना पैसा सुन लेते हैं। तो दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना कि फ्री की चीज़ जो होती है हमें कहीं नहीं मिलती है, कोई नहीं हमें नहीं देता है। बाद में जो है वो हम पे ही उसका टैक्स और कोई ना कोई रूप पे चढ़ा के हमसे ही वसूलेंगे। फ्री के चक्कर में जो है आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हो। तो ये बात इन्होंने इसका हिटलर का भी जो था वो बहुत ही प्रमुख था, क्योंकि गप्पे हाँकना और ये निधने और शोषण किया जाता है तथा मत खरीदे जाते हैं। तो गरीब लोगों के साथ ऐसा ही किया जाता है। लोग उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। जो गरीब होते हैं वो लालचों में आ जाते हैं, झूठे लालचों में फंस जाते हैं। तो ये हिटलर का जो था बहुत विचारधारा सही था कि ऐसे व्यक्तियों का क्या होगा, लोकतंत्र के विरोधी ऐसे लोकतंत्र का क्या फ़ायदा जहाँ पर लोग लालचों में आ जाते हैं। ठीक है, नेताओं के कार्य को नहीं देखते हैं जबकि उसके लालचों को देखते हैं। तो ऐसे देश कभी भी लोकतंत्र भी होगा फिर भी वो सफल होना शायद उसके लिए संभव नहीं होगा। अगला है तनाशाही शासन में विश्वास, यानी फेथ इन डिक्लेरेशनशिप। नाजीवादी अपने दल की तनाशाही में पुण्य विश्वास रखते थे। वे नाजी दल के नेता की सर्वोच्चता को मानते थे। उनके अनुसार दल की समस्त शक्तियां दल के नेता के हाथों में होनी चाहिए तथा सभी को उसके आदर्शों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। ये विचारधारा था जिसकी विशेषता में से एक था।
युद्ध में विश्वास फेथ इन द वार, राज्य का विस्तार करने के लिए नाजी युद्ध का महिमा मंडन करते थे और उनके अनुसार युद्ध व्यक्तियों को ईमानदार व साहसी बनाता है। वो युद्ध की सफलता तथा शांति को असफलता समझते थे। हिटलर के अनुसार जो जीवित रहेगा उसे लड़ना भी पड़ेगा, जो लड़ना नहीं चाहता है उसे जीने का कोई अधिकार नहीं था। ये हिटलर का विचारधारा था। साम्राज्यवाद में विश्वास यानी फेथ इन द इम्पीरियलिज्म, नाजीवाद साम्राज्यवाद के पुण्य समर्थक थे। उनका विश्वास था कि प्रत्येक अच्छे व बुरे ढंग से अन्य देशों पर अधिकार करना चाहिए। उसके बाद धर्म विरोधी अगेंस्ट रिलीजन, नाजीवाद ईसाई धर्म के विरोधी थे। उनके अनुसार धर्म मनुष्य को कायर बनाता है। नाजीवाद हिटलर को ही अपना मसीहा समझने लग गए थे। इस वजह से ओहदी विरोधी नीतियाँ यानी नाजीवाद जर्मनी जाति के पवित्र में विश्वास रखते थे। इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए उन्होंने ओहदी विरोधी नीति को अपनाया। वे प्रथम विश्व युद्ध के पराजय का प्रमुख कारण इन ओहदियों को मानते थे, इसलिए उन्हें हजारों की संख्या में यहूदी का वध भी करवा दिया। यानी हजारों की संख्या में जो था यहूदी थे उनको वध करवा दिया गया। राज्य का महत्व यानी इंपोर्टेंट ऑफ स्टेट, नाजीवाद के राज्यों के समाज के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था मानते थे। वे राज्यों को सर्वोच्च मानते थे। इसके अनुसार राज्यों को समाज के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्य पर पूर्ण नियंत्रण रखना भी चाहिए। ये उनमें से विशेषताओं में से एक थी। उसके पश्चात दोस्तों हम पढ़ेंगे जो है हिटलर का जो गृह नीति और विदेश नीति क्या था। यानी उसके गृह नीतियों में से जो था उसका ये बात थी कि राष्ट्र को महानता को उसने पीछे महान व्यक्ति का हाथ होता है। ठीक है, जो महान व्यक्ति होते हैं उनके हाथ होता है। हर राष्ट्र हर शताब्दी में महान व्यक्तियों के जन्म नहीं देता है, परंतु जर्मनी इस बात में अपवाद है और इस देश में 19वीं शताब्दी में बिस्मार्क को जन्म दिया और 20वीं शताब्दी में हिटलर को। बिस्मार्क किसी को अधीन था, परंतु हिटलर उन्नति करता हुआ जर्मनी के सर्व बना। ठीक है, प्रथम महायुद्ध में जर्मनी अपमानित किया गया था। हिटलर प्रत्येक जर्मन की भांति इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेना चाहता था, परंतु वह दृढ़ और सख्त जर्मनी द्वारा यह कार्य संपन्न करवाना चाहता था। शक्ति संचालन के लिए उसके अपने विचार थे। उसने कठोर व क्रूर नीति अपनाकर जर्मनी में नाजीवाद का विकास किया और जर्मनी के गृह तथा विदेश नीति को नवीन रंगों से सजाया। संक्षेप में कह सकते हो कि उसकी गृह नीति और विदेश नीति जो थी बहुत ही पावरफुल थी। तो सबसे पहले तो उसका यही आता है गृह नीति। यानी गृह नीति क्या था? हिटलर का राष्ट्रीय एकता की स्थापना और केंद्रीय सत्ता का विकास सबसे बड़ा उसका विचारधारा था। हिटलर एक उग्र राष्ट्रवादी नेता था। वह जर्मनी को राष्ट्रीय एकीकरण का कट्टर समर्थक था, यानी एकता का कट्टर समर्थक था। उसके आदेशों पर 1934 ईस्वी में पार्लियामेंट में एक कानून पास किया गया जिसके द्वारा प्रांतीय सरकार को तोड़कर एक दृढ़ केंद्रीय सरकार का स्थापना की गई। सभी राजनीतिक दलों पर पाबंदी लगा दी गई थी। देश में केवल एक दल रह गया था, यह दल था नाजी दल। इस प्रकार शासन की सारी सत्ता हिटलर ने अपने समेट ली और वह देश का तानाशाह बन गया। अपने प्रयत्नों से हिटलर ने जर्मनी में केंद्रीय सत्ता का विकास किया और इतिहासकार बोनस ने भी ये बात बोला कि एक केंद्रीय प्रणाली के अधीन जर्मनी को स्वीकृत करके हिटलर ने वह कर दिखाया जो न तो बिस्मार्क और न ही वाइमर असेंबली कर पाई थी। उसके पश्चात विरोधी का दमन, नाजी दल की एकमात्र सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से हिटलर ने विरोधियों का कठोरपूर्वक दमन किया। सभी राजनीतिक दलों पर पाबंदी लगा दी गई। उसने प्रचार करने के मनाही कर दिया गया। यह घोषणा कर दी गई कि जर्मनी में एक ही राजनीतिक दल होगा और वह है, ठीक है, नाजी दल। इस घोषणा का विरोध करने वाले को या तो देश से बाहर निकाल दिया जाता था या फिर उन्हें नज़रबंद शिविरों में ठूस दिया जाता था। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हिटलर ने अपने दलों में भी विरोधियों की छटनी भी किया। ठीक है, उसके दल में एक ऐसे वर्ग भी था जो समाजवाद के विषय पर उसके विचारों से सहमत नहीं था। इस दल के अनेक नेता व्यक्तिगत उत्कृष्ट और आकांक्षाएं रखते थे। उसने ऐसे सभी विरोधी तत्वों को सफाया कर दिया, या तो उसको ख़त्म करवा दिया गया या उसको देश से बाहर निकलवा दिया गया या नज़रबंद कर दिया गया। गुप्तचर पुलिस अथवा गेस्टापो को व्यवस्था, यानी स्पाई एंड द गेस्टापो सिस्टम, विरोधियों पर नियंत्रण रखने के लिए हिटलर ने एक गुप्त पुलिस की व्यवस्था भी किया। इसे गेस्टापो कहते थे। देश भर में इसकी शाखाओं का जाल बिछा दिया गया था। इस गुप्तचर पुलिस का प्रचार जो प्रधान अधिकारी हिटलर का विश्वास पात्र मित्र हेनरिच हिमलर था। गुप्त पुलिस का यह संगठन इतना प्रबल था कि गुप्त से गुप्त घटनाओं का पता भी हिटलर को समय से पूर्व लग जाती थी। यानी वो इतना ही विशेषज्ञ इन बातों पे था। आर्थिक सुधार,
जर्मनी का आर्थिक विकास करना हिटलर की गृह नीतियों में से प्रमुख में से एक था। यानी वो गृह आर्थिक सुधार करना चाहता था। बेकार श्रमिकों को श्रमिक स्वयं सेवक सेना बनाई गई थी। इस सेना के भोजन, वस्त्र आदि राज्य प्रदान करता था। बदले में इसे विभिन्न काम लिए जाते थे। विवाहित स्त्रियों को कारखाने आदि में काम करने की मनाही कर दी गई थी। इससे पुरुषों की बेकारी का समस्या का हल संभव हो गया। अधिक से अधिक श्रमिकों को आजीविका जुटाने के लिए कई व्यवसाय स्थापित किए गए। हिटलर ने मजदूरों और पूंजीपतियों को अलग अलग संघ बनाए। ये संघ उनके आपसी झगड़ों का निपटारा करने लगे। दोनों के सहयोग और मानवता के उत्पादन में वृद्धि हो गई। तालाबंदी और हड़ताल का निषेध कर दिया गया ताकि उत्पादन को क्षति न पहुंच सके। श्रमिकों की दशा में सुधार लाने के लिए अनेक कानून पास किए गए। ये कानून भी उनके प्रगति के लिए विशेष थी। जर्मनी में नए नए कारखाने लगाए गए। अस्त्र शस्त्र और जल पोतों तथा वायुयान का निर्माण तीव्रता से होने लग गया। देश में कच्चे माल की कमी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए लकड़ी तथा कोयले से रबर, ऊन तथा मोटर ईंधन आदि के कृत्रिम रूप से तैयार किए जाने लग गए। विदेशी माल को आयात पर प्रतिबंध लगा दिए गए तथा निर्यात के प्रोत्साहन दिया जाने लग गया। यानी उन्होंने लाना बंद करवा दिया कि जो विदेशी सामान आते हैं, आयात की जाती है, उस पर उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया और निर्यात को प्रोत्साहन कर दिया। ठीक है, आयात वस्तुओं को प्रतिरूप देश में ही तैयार किए जाने लग गए। अपनी इस आर्थिक नीति के द्वारा हिटलर ने जर्मनी को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया। जर्मनी समृद्ध और खुशहाल देश बन गया था इस कारणों से। जहाँ जर्मनी जो था खुशहाल देश बन गया, उसी तरह से जो था इसकी नीतियों की वजह से क्या हुआ, बाकी जो देश थे वो त्राही त्राही करने लग गए। क्यों? क्योंकि हिटलर ने जो था कोई भी जो सामान आती थी उसके देश में उसको उसने प्रतिबंधित कर दिया, या उसके एरिया से कोई भी सामान जाता था तो उसको भी उसने प्रतिबंधित कर दिया, जिसके वजह से जो था कई विश्व युद्ध भी हुए इन्हीं कारणों की वजह से। अब उसमें से जो था धार्मिक नीति थी। 1933 ईस्वी में हिटलर ने रोमन कैथोलिक लोगों से एक समझौता किया, जिसके अनुसार यह निश्चित हुआ कि सरकार धार्मिक कार्यों में तथा पादरी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेगी। आपको पता ही है कि पहले भी ऐसे ही करवाया गया था, जिसके सफलता मिली, लेकिन हिटलर ने भी उसी पद्धति का ही इस्तेमाल किया। प्रोटेस्टेंट के विषय में हिटलर ने एक नवीन नीति का अनुसरण किया। उसने संगठित प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना की तथा उसके उच्च पदवी को रीश बिशप की उपाधि दी। ऐसा करके हिटलर चर्च पर नियंत्रण रखना चाहता था, परंतु अंत में उसका कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट दोनों में से संघर्ष हो गया। ठीक है, दोनों से संघर्ष हुआ, तब हिटलर ने दमन का चक्र चला दिया। शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण। हिटलर द्वारा शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण कर दिया गया। शिक्षा की व्यवस्था इस ढंग से की गई थी कि यह देश के हितों के अधिकारी एवं लाभ पहुंचा सके। किसी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल को राज्य की शिक्षा प्रणाली की आलोचना करने तथा उनमें हस्तक्षेप करने की आज्ञा नहीं दी गई थी। शिक्षा संस्थाओं में नाजीवाद के सिद्धांतों के अनुरूप शिक्षा दी जाती थी। पाठ्यक्रम भी इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत होते थे। इस विषय में प्रोफेसर परक ने सत्य ही बात कहा था। स्कूल का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीयता की भावना के प्रति युवा पीढ़ियों को आपूर्ति करना सिखाना था। ठीक है, तो ये जो था विचार प्रोफेसर पार्कर का था, जो कि बहुत ही न्यायोचित था। उसके पश्चात सैनिक शक्ति में वृद्धि, डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री पावर। वर्षल की संधि ने जर्मनी की सैनिक शक्ति को कुचल कर रख दिया था। जर्मनी के विश्व का एक शक्तिशाली देश बनाने के लिए हिटलर ने सैनिक शक्ति में वृद्धि करने का और विशेष ध्यान दिया। यानी शक्ति, उसका विचार था कि अगर हम सैनिक पावर को बढ़ा लेते हैं तो हमारा देश ऑटोमेटिक जो है पावरफुल हो जाएगा। वर्षल की संधि के भंग कर उसने सैनिक की संख्या में वृद्धि कर दी। एक बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री का उत्पादन भी हुआ। जलपोत तथा वायुयान बड़ी तीव्र गति से बनाए गए। राइनलैंड की किलाबंदी की गई। यूरोपीय राष्ट्र ने इसका विरोध भी किया, परंतु हिटलर ने उसकी बातों को अनसुनी कर दी। यानी सभी देश ने इसका जो है विचारधाराओं को जो है मानने से इनकार किया, लेकिन हिटलर ने उन सभी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। यहूदियों का दमन। हिटलर यहूदियों को से बहुत घृणा करता था। उसका विश्वास था कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय का कारण यहूदी का विश्वासघात था। ठीक है, ये विश्वासघात जो था उसको हिटलर को बिल्कुल ही अलग कर दिया। शासन की भागदौड़ हाथ में आते ही हिटलर ने यहूदियों की शक्ति को कुचलना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि इनकी शक्तियों को अगर कुचल दिया जाएगा तो वो ऑटोमेटिक जो है अपने शासन पे लागू कर लेगा। उन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया गया और सरकारी पद उसके लिए बंद कर दिए गए। शिक्षा संस्थाओं में उसके लिए कोई संस्थान नहीं रखा गया। उन्हें व्यक्तिगत व्याख्या करने की कोई छूट नहीं दी गई थी। वास्तव में उनकी प्रत्येक गतिविधियों पर कठोर नियंत्रण रख दिया गया था। इसी कारण हजारों यहूदी जर्मनी छोड़कर भाग गए। तो इसको इस नीति की वजह से क्या था, जितने भी यहूदी थे उनको
वो देश को छोड़ना पड़ा, जर्मनी छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसका जो हिटलर का यही विश्वास था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें यहूदियों ने विश्वासघात किया था, और हो सकता है कि ये मेरे साथ भी विश्वासघात करें, इसलिए जो हिटलर ने सभी पे दुराचार किया, इनको मारा और उनको अपने देशों से निकाल के उखाड़ फेंका, जिसकी वजह से जो था इसने अपनी शासन प्रणाली को पुनः व्यवस्थित करने की सारे जो रास्ते थे वो ऊपर साफ कर लिया, और इसी वजह से जो था हिटलर का जो शासन था काफ़ी मजबूत बन गई। और सबसे बड़ी बात जो था इसको रोजगार देना, बेरोजगारों को रोजगार देना, क्योंकि उस समय आर्थिक मंदी चल रही थी और आर्थिक मंदी का उसने सबसे अधिक फायदा उठाया और इस तरह से जो है आगे बढ़ा। उसके पश्चात जो है विदेश नीति भी बहुत इंपॉर्टेंट में से था। ठीक है, हिटलर ने विदेश नीति में बहुत अपना योगदान दिया। यह बात ऐतिहासिक सत्य है कि हिटलर की विदेश नीति द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ का कारण भी बनी थी। ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें हिटलर का जो है विदेश नीति ही सबसे बड़ा कारण बना। उसने जर्मनी और वायरलैंड अपने हाथों में लेते ही शक्ति एकत्र करने का आरंभ कर दिया था। वह प्रथम महायुद्ध में जर्मनी के हुए अपमान का बदला लेना चाहता था। अतः सर्वप्रथम उसने इस अपमान के प्रतीक वर्साले की संधि को धजिया उड़ा दिया। वह आंतरिक रूप से जर्मनी के सबक सिखाना चाहता था, यह सफल बनाना चाहता था। उसने एक शक्तिशाली जल, थल और वायु सेना का गठन किया। वह अन्य देशों में कहता रहा कि वह यह सब अपने देश की रक्षा के लिए कर रहा है, परंतु इस शक्ति के बल पर उसने ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। उसने अन्य देशों के साथ अनाक्रमण समझौते भी महज एक दिखावा ही किया था। यह सब उसकी कूटनीति का हिस्सा मात्र था। यह उनकी कूटनीति का ही परिणाम था जो रोम, बर्लिन और टोक्यो धुरी अस्तित्व में आई। इसे समस्त यूरोप दो खेमों में बंट गया था। तब उपरांत हिटलर ने मैखोली समझौते को कुचल एंड चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। यह अन्य देशों की शक्ति का एक खुली चुनौती थी। द्वितीय महायुद्ध के तत्कालीन कारण भी हिटलर के विदेश नीति से ही प्रदान किया। जब उसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, उसका परिणाम यह निकला कि समस्त विश्व द्वितीय विश्व युद्ध के लपेट में आ गया और इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध आरंभ करने का दायित्व हिटलर और उसकी विदेश नीति को ही माना जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो हिटलर के कारणों और हिटलर के महत्वाकांक्षाओं की वजह से ही हुआ था। और हिटलर जो है प्रथम विश्व युद्ध के अपमानों का बदला लेना भी चाहता था, जो कि उसकी बहुत महत्वाकांक्षाओं में से एक था। उसके पश्चात जो था वर्सल की संधि का उल्लंघन, ऑफ द रेड ऑफ द वेलायंस। हिटलर वर्सल की संधि को जर्मनी के माथे पर कलंक का टीका समझता था। वह इस कलंक को धो डालना चाहता था। परिस्थितियों से ने स्वयं से अवसर प्रदान किया। उसने सत्तारूढ़ होने से पूर्व एजम में निशस्त्रीकरण का सम्मेलन हो रहा था। इस सम्मेलन में जर्मनी के प्रतिनिधित्व में निशस्त्रीकरण का शर्त सभी राष्ट्रों पर सामान्य रूप से लागू करने की मांग रखी गई, परंतु उनकी इस मांग पर उचित ध्यान नहीं दिया गया और इस पर हिटलर ने अपने प्रतिनिधि को वापस बुला लिया। तब पश्चात उसने राष्ट्र की सदस्यता को छोड़ दिया। उसने इस संस्था को भारी धक्का लगा। तब उसने घोषणा कर दी कि वह वर्साले की संधि और युद्ध की क्षतिपूर्ति की शर्तों को मानने के लिए तैयार बिल्कुल ही नहीं है। उसने सेना में वृद्धि करने के लिए अनिवार्य भर्ती करवानी शुरू करी, यानी जबरन जो था उसने भर्ती करना जो सेना में स्टार्ट कर दिया। हिटलर का यह पैक सैनिक शक्ति का निर्माण करने की योजना को आरंभ कर दिया, यानी जो उसकी योजनाएं थी उसकी पहला कदम जो था उसने यहीं पर रख दिया। उसके पश्चात सार घाटी की पुण्य प्राप्ति। वर्सल संधि के अनुसार सार घाटी की कोयला के खानों का प्रबंधन फ्रांस की सौंपा गया था। साथ ही यह निश्चय भी हुआ था कि 15 वर्ष के पश्चात जनमत संग्रह के आधार पर उसे फ्रांस और जर्मनी में मिलाया जाएगा। इस निर्णय के अनुसार वहाँ जनमत संग्रह हुआ। तब उपरांत सार की घाटी को जर्मनी में मिला दिया गया। इसे हिटलर की महत्वाकांक्षा और भी बढ़ गया, यानी उसको थोड़ा सा सार घाटी जो प्राप्त हो गया उससे की वजह से उसकी जो महत्वाकांक्षा थी और प्रबल हो गई और उसे लगा कि शायद वो सभी देशों पे अपना जो है महत्वाकांक्षा थोप सकता है। उसके बाद था कि पोलैंड के साथ अनाक्रमण समझौते, यानी नॉन एग्रीमेंशन पैक्ट ऑफ द पोलैंड। हिटलर ने 26 जनवरी 1934 ईस्वी को, यानी 1934 ईस्वी को पोलैंड से 10 वर्ष के लिए अनाक्रमण समझौता किया। इसके अनुसार दोनों देशों ने एक दूसरे की सीमा का उल्लंघन न करने का भी वचन दिया था कि वो सीमा जो है उल्लंघन नहीं करेंगे। इस प्रकार हिटलर अपने प्रबल शत्रु को मित्र बनाने में सफलता भी प्राप्त किया। उसने युद्ध की तैयारी करने और जर्मनी की सुरक्षा को दृढ़ में रखकर ही ऐसा किया। पोलैंड की ओर से निश्चित होकर हिटलर ऑस्ट्रिया की ओर सुगमता से बढ़ सका, यानी इस तरह से जो है आगे उसके लिए रास्ता जो प्रशस्त हो गई। ऑस्ट्रिया के हड़पने का विफल प्रयास, जो उसने ऑस्ट्रिया हड़पने की कोशिश किया उसका, लेकिन प्रयास जो किया गया था वो विफल रहा। कहते हैं जुलाई
1934 ईस्वी में हिटलर ने ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी के साथ मिलाने का भी प्रयास किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने अब पहले ऑस्ट्रेलिया में नाजी दल की गठित किया, यानी घटना जो है अपनी दल का वहाँ पर गठित कर लिया, परंतु वहाँ के प्रधानमंत्री डेल्फ्स ने नाजियों को कुचलना शुरू कर दिया। लगभग 30 से 50 हज़ार नाजी प्राण बचाकर जर्मनी भाग गए, यानी 30 से 50 हज़ार नाजी जो थे नागरिक जो वहाँ के सदस्य बन के गए थे वहाँ पर, उनको वहाँ से जान बचा के भागना पड़ा। उन्हें संगठित करके 25 जुलाई 1934 ईस्वी में हिटलर ने ऑस्ट्रेलिया में विद्रोह करा दिया, यानी उसको फिर से इकट्ठा किया और फिर जो था ऑस्ट्रेलिया में विद्रोह करवा दिया। इसमें अल्फों की हत्या कर दी गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सेना ने शीघ्र ही विद्रोह को दबा दिया। इटली की तरह शाही मुसेलिनी ने भी यह चेतावनी दी थी कि यदि ऑस्ट्रेलिया को हड़पने का प्रयास किया गया तो जर्मनी के विरुद्ध सेना भेज देगा। तब हिटलर ने युद्ध टालना ही उचित समझा और इस प्रकार मुसेलिनी के हस्तक्षेप से ऑस्ट्रेलिया का हड़पने का जो हिटलर का प्रयास विफल हो गया। तो इस तरह से जो है उसका जो मंशा थी वो विफल हुआ। एंग्लो जर्मनी नाविक समझौता। जर्मनी तथा इंग्लैंड यूरोपीय शक्ति के गुटबंदी के सर्वप्रथम विरोधी थे, अंततः उनका परस्पर निकट आना स्वाभाविक ही था। हिटलर ने एक गहरी चाल चली। उसने 18 जून 1935 ईस्वी में इंग्लैंड के समझौता किया कि एंग्लो जर्मन नाविक समझौता के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अनुसार यह निश्चित हुआ कि जर्मनी अपनी नौसेना का विकास तो करेगा, परंतु उसकी नौसेना ब्रिटिश नौसेना से 25% से अधिक नहीं होगी। यह समझौता हिटलर की कूटनीति का विजय थी। तब उड़ान जर्मनी को फिर से पनडुब्बियां बनाने का अधिकार मिल गया। इतिहासकार इवन ट्रैप्स ने ये भी बात कहा था कि इस समझौते का सबसे बड़ा महत्व यह था कि इसे इंग्लैंड वर्सेस की संधि की सशस्त्र संबंधी व्यवस्था तोड़ने के लिए तैयार हो गया है। यानी रिवंस ने ये बात बहुत ही क्लियर और दूरदर्शिता वाली की थी। उसके बाद था रोम बर्लिन टोक्यो का धुरी। यूरोपीय के विभिन्न देशों ने हिटलर के विरुद्ध गुटबंदी तो की, परंतु उनकी गुटबंदी सफल न हो सका। इसका कारण था कि उन देशों के हित एक दूसरे से टकराते थे। इधर हिटलर ने भी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए गुटबंदी का सहारा लिया। इटली ने जब एम्बिसिनिया पर आक्रमण किया तो हिटलर ने इटली से सहानुभूति प्रकट करके तथा उससे सैनिक सहायता देने का वचन देकर अपनी और गांठ लिया। परिणाम स्वरूप दोनों देशों में 1936 ईस्वी में एक संधि हुई जिसे रोम बर्लिन धुरी का नाम दिया गया। कभी भी रोम बर्लिन धुरी आ जाए तो याद रखना कि ये जो है एक तरह का गठबंधन है, ठीक है। इस संधि के अनुसार उसने ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी का राज्य मान लिया था। जर्मनी ने एम्बिसिनिया पर इटली का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया था और 25 नवंबर 1936 को जर्मनी और जापान में समझौता हुआ जो एंट्री कम्युनिस्टेट पैक्ट के नाम से विख्यात है। 1937 ईस्वी में इटली ने भी उसमें शामिल हो गया और इस प्रकार रोम बर्लिन टोक्यो धुरी पुण्य हुई। इसके साथ ही यूरोपीय दो विरोधी गुट में बट गया। एक गुट में इंग्लैंड, रूस और फ्रांस थे और दूसरे गुट में जर्मनी, इटली और जापान थी। रोम बर्लिन टोक्यो धुरी के संबंध में हिटलर का कथन ये भी था कि यह महान राजनीतिक विषय त्रिकोणीय हैं जो तीन शक्तिहीन मूर्तियों से नहीं अतुल ऐसे तीन शक्तिशाली राष्ट्र से बना है जो अपने अधिकार और हितों की रक्षा के लिए सदैव तैयार और दृढ़ संकल्पी रहेंगे। तो ये हिटलर का विचारधारा था उस समय। ऑस्ट्रिया को जर्मनी में सम्मिलित करना, यानी हिटलर पहले से ही ऑस्ट्रिया का जर्मनी में विलय करने की पृष्ठभूमि तैयार कर चुका था। उसने दबाव डालकर 11 जुलाई 1936 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया से एक समझौता किया जिसके अनुसार ऑस्ट्रेलिया ने नाजियों के मामले में हस्तक्षेप न करने का निश्चय किया। इस समझौते को हो जाने से हिटलर के ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिलाने के अपने स्वप्न जो से साकार होते दिखाई देने लग गए। इटली के साथ समझौता हो जाने पर हिटलर को मुसोलिनी की ओर से भी कोई भय न रहा। इस अनुकूल परिस्थितियों ने उसने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया। हिटलर वित्तीय हुआ और 14 मार्च 1938 ईस्वी को उसने एक विजय के रूप में वियना में प्रवेश किया और तब उपरांत राष्ट्र संघ के विरोध के बावजूद ऑस्ट्रेलिया का जर्मनी में विलय कर दिया गया। तो वो इसका जो है कूटनीति और मुख्य विचारधाराओं की वजह से ही ऐसा संभव हो पाया। उसके पश्चात म्यूनिख समझौता था चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार, यानी हिटलर ने ऑस्ट्रेलिया को बड़ी सुगमता से जर्मनी में मिला लिया था। उसकी प्रादेशिक भूख और तीव्र हो गई, यानी जब ऑस्ट्रिया को उसने मिला लिया तो और भी जो उसका महत्वाकांक्षा था वो बढ़ता चला गया। प्रथम महायुद्ध के पश्चात वर्षों की संधि से एक नवीन राज्य का जन्म हुआ था। वह राज्य था चेकोस्लोवाकिया, यानी चेकोस्लोवाकिया जो था सुडेनलैंड का प्रदेश प्रथम महायुद्ध से पहले बोहेमिया का भाग था, परंतु युद्ध के पश्चात इसे
चेकोस्लोवाकिया से संतुलित कर दिया गया। इस प्रदेश में काफ़ी संख्या में जर्मनी लोग रहते थे। चेक लोग इनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। हिटलर सुडेनलैंड को जर्मनी में मिलाना चाहता था। उसने वहाँ नाजीवाद का प्रचार करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप वहाँ की जनता को स्वायत्त शासन की ही नहीं अतुल जर्मनी विलय की मांग भी की थी। हिटलर से सहायता का वचन पाकर उन्होंने सरकार के विरोध विद्रोह कर दिया। इधर हिटलर ने पहले तो चेकोस्लोवाकिया को धमकियाँ देकर दबाना चाहा, परंतु बाद में उसे यह घोषणा कर दी कि सुडेनलैंड उसे सौंप दिया जाए, नहीं तो वह बलपूर्वक उसे ले लेगा। जवाब में चेक सरकार ने अपनी पश्चिमी सीमा पर सैनिक तैनात कर दिए और फ्रांस से 1934-24 ईस्वी में संधि के अनुसार सैनिक सहायता मांगी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने हिटलर से प्रार्थना की कि वह इतना जल्दबाजी न करे। इंग्लैंड में सशक्तिकरण अभी शुरू ही हुआ था। उसे एक प्रमुख युद्ध का सामना करने के लिए कई मास चाहिए थे। फ्रांस आंतरिक फूट और आर्थिक संकट के कारण युद्ध करने की स्थिति में न था। हिटलर को इन बातों का अनुमान था। अंततः वह युद्ध करने के बाद पर अड़ा रहा और अंततः 29 दिसंबर 1938 ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच मानवीय समझौता हुआ, जो हिटलर को सत्ता के प्रमुख के समर्पण पात्र था और मुख्य समझौते की शर्तें थी। इसके शर्तें कुछ ऐसी थी कि हिटलर को स्विट्जरलैंड को जर्मनी में मिला देने की आज्ञा दे दी गई और इसके बदले में उसे जो चेकोस्लोवाकिया था को अन्य भागों में मांग छोड़ दी गई। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली जो था चेकोस्लोवाकिया की रक्षा और उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। ठीक है, इस तरह जो था इसका सुरक्षा के घेरे में आ गया। हिटलर द्वारा चैम्बरलेन ने आगामी सभी झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से कराने का निश्चय किया, परंतु मनुष्य समझौता समस्त और समाधान न कर सका। इस समझौते से हिटलर की प्रादेशिक भूख को और भी बढ़ा दिया। उसने 6 मास के भीतर ही मनो समझौता के धज्जियां उड़ा दी और शेष चेकोस्लोवाकिया पर भी अधिकार कर लिया। उसके पश्चात मेमन पर अधिकार चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार करने के पश्चात भी हिटलर की संतुष्टि न हुआ। अब उसका ध्यान बाल्टिक सागर की तरफ लिथुआनिया की ओर आकर्षित हुआ। उसने लिथुआनिया को डरा धमका कर मार्च 1939 ईस्वी में मेमन का प्रदेश उससे छीन लिया। बेचारे लिथुआनिया के मित्र देश मुंह ताकते रह गए। रूस के साथ अनाक्रमण समझौता। अब रूस के साथ भी इसका जो था अनाक्रमण समझौता हुआ। हिटलर रूस को भविष्य में होने वाले यूरोपीय युद्ध से अलग रखना चाहता था। अंततः उसने रूस के साथ 24 अगस्त 1939 ईस्वी को अनाक्रमण समझौता किया। रूस को इस समझौते के लिए राजी कर लेना हिटलर की राजनीतिक चाल थी और इस समझौते के अनुसार दोनों देशों ने एक दूसरे पर आक्रमण न करने का निश्चय किया। इस समझौते की अवधि 10 वर्ष रखी गई थी। उसके बाद जो था पोलैंड पर चढ़ाया था महायुद्ध का आरंभ। इस समय तक हिटलर अपनी नौसेना का खूब विकास कर चुका था, परंतु बाल्टिक सागर तक पहुंचने के लिए उसके पास कोई मार्ग नहीं था। अंततः उसने पोलैंड के मार्ग की वह डैगिंस के बंदरगाह तथा इसे तक पहुंचने के लिए जर्मनी के मार्ग दिए। अब तक इंग्लैंड और फ्रांस व्यवहार हिटलर के प्रति बदल चुका था। उन्हें पोलैंड की सहायता का वचन देकर स्थिति का सामना करने को कहा। इंग्लैंड तथा फ्रांस के व्यवहारों में परिवर्तन देखकर पोलैंड ने हिटलर की मांग को ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि 1 दिसंबर 1939 ईस्वी में हिटलर ने अपनी सेनाओं को पोलैंड पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। इंग्लैंड तथा फ्रांस ने जर्मनी से अपनी सेना हटा लेने की मांग की, परंतु हिटलर ने उनकी एक न सुनी। तो फिर क्या हुआ? 3 दिसंबर 1939 ईस्वी में इंग्लैंड तथा फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। आरंभ में जर्मनी की कुछ सफलताएं अवश्य प्राप्त हुई, परंतु अंततः उसे शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा। इस पराजय ने निराश होकर हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को आत्महत्या कर ली। तो इस तरह से जो था हिटलर का जो है अंत हुआ। यानी पराजय के से निराश होकर जो था 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को जो हिटलर था उसने आत्महत्या कर ली और इसी के साथ जो था नाजीवाद का भी अंत हो गया। और नाजीवाद का अंत होते ही जो पूरे देश जो था वो शीत युद्ध के लहरों में चला गया और प्रथम युद्ध जो थी वो भी इसी के साथ ख़त्म भी हुआ था 1945 में।
इस तरह से जो है हम हिटलर के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन तो जो है प्राप्त किया, यानी नाजीवादी जो विचारधारा था उसके विषय में हमने पढ़ा। आगे जो विषय होगा हम इसके अलग पाठ में करेंगे और इसके अलग समझेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा है तो अभी भी कहता हूँ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, जो कॉलेज के बच्चे हैं उनके साथ भी इसको शेयर कीजिए, जो उनको भी फ़ायदा हो। ठीक है, अगर आप अच्छा है, ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल नया है और नया होने के नाते जो है आपको दोबारा रिसर्च में शायद न प्राप्त हो, तो इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लेने में ही आपको फ़ायदा है। अगर आप मेरी बात मानते हो तो ये आपके लिए फ़ायदा होगा, नहीं मानते हो तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।